हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर आईसीआर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं। एंड अगर आप लोग आईसीआर की फील्ड में या इसके बारे में जानना चाहते हैं या आप नए हों इस फील्ड में, तो मेरी जो वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की वो हेल्प करेंगे। तो जैसे ही मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन ज़रूर लाऊंगा, फिर चाहे कहीं से मुझे मिले। तो काफ़ी खुशी की बात है कि मेरे पास ज़्यादातर पेपर्स आ चुके हैं एंड अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके सॉल्यूशंस बनाने की। उसी की वजह से 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, क्योंकि मुझे वो सब पुराना पढ़ना पड़ा आपके पेपर्स के सॉल्यूशन के लिए। तो मैं अभी सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ। तो मैंने अभी आपके जो 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसके केमिस्ट्री के सॉल्यूशन बना लिए थे, तो उसी की वीडियो आज हम ला रहे होंगे। इसके बाद जो आज हमारी वीडियो वही के ऊपर है, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे। एक्चुअली मैं बताऊं, ये 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का मेरा खुद का ही पेपर है 2020 में, जब लॉकडाउन वगैरह हुआ था। तो जो मेरा पेपर था, मेरा 22 सितंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। एंड आज मैं खुद अपना ही पेपर डिस्कस कर रहा हूँ केमिस्ट्री का। काफ़ी ठीक ठाक लेवल है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कहीं ना कहीं वो आप लोगों की हेल्प होगी। एंड मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को ये वीडियो बोरियत ना लगे, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को सामने से दिखूंगा नहीं, उसमें मोबाइल से मैंने कोशिश की है ज़्यादातर अपना बेस्ट देने की। आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आएगी। इसी के आगे मैं अटैच कर दूंगा उसमें। तो जो वीडियो होगी मे बी लंबी हो, बट कोशिश करना आप लोग पूरी वीडियो देखो, क्योंकि मैंने उसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी क्वेश्चंस के साथ साथ शेयर किए हैं कि किस क्वेश्चन का एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उस किस क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, सिर्फ ये पेपर नहीं होगा, पेपर के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप कहीं ना कहीं मेरी जो वीडियो है पहली एजुकेशनल वीडियो होने वाली है इस चैनल पर, क्योंकि मैं ऐसा कुछ एजुकेशनल कंटेंट अभी तक नहीं ला रहा था, अभी तक सिर्फ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट था। बट इस वीडियो में हम आज का जो अपना वही पेपर डिस्कस कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये फेक वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पर आईसीआर के नाम से काफ़ी फेक पेपर्स मिलते रहते हैं, तो वो सब इस चैनल पर नहीं होने वाला। इस चैनल पर जो भी आपको मिलेगा बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है एंड हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो बाकी मैं बता दूँ कि आई होप आप लोगों को ये पेपर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, एनडीआरआई करनाल, बीटेक फर्स्ट ईयर। एंड मैंने 2020 में ही अपना पेपर दिया था। एंड एक काफ़ी अच्छी बात है कि मैं आज अपना ही पेपर आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे 22 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर, जो कि मैंने ही दिया था अपने टाइम पर। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी सही इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँगा। अब देखो काफ़ी टाइम हो गया है, 1 साल से ज़्यादा, 1 साल तो हाँ प्रिपरेशन की थी, तब की थी। मे बी आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी फिर से पढ़ा, तो यार मेहनत तो लगी है इस पेपर को सॉल्व करवाने में। कि अब मैं जो मैंने इसका सॉल्यूशन बना रखा है। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ चीज़ें। और अगर आपको लिंक की ज़रूरत है तो मैं इसके नीचे लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल की, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे से, एंड चाहो तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। एंड मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट दूँ, जिससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो सके। एंड अगर बाय चांस कोई मिस्टेक होती है तो ऑब्वियसली यार मिस्टेक हो सकती है, क्यों नहीं, तो इग्नोर करना एंड कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग सही सीख सको इस वीडियो से। एंड कोशिश करूँगा मैं कि आप लोगों को सही जानकारी दूँ एंड जिससे कि आप लोगों की सही में कुछ अच्छी हेल्प हो सके। तो उसी के हिसाब से आज हम कुछ 2020 शिफ्ट 1 के केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस कर रहे होंगे। कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड आप लोग ट्राई कीजिएगा
कि कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो, ताकि कोई अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, बाकी फिर जो आप लोगों को सही लगे वो करो। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे, जैसे कि अगर आप लोगों को ICR के बारे में मतलब थोड़ी भी जानकारी नहीं है तो पता होगा आप लोगों को, मतलब मैंने वीडियो बना रखी है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ICR। तो अगर आप लोगों को ICR के बारे में नहीं पता, कोई डाउट है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैं अगर यहाँ थोड़ी सा बताऊँ तो ये PCM ग्रुप का है, इसमें बायो नहीं है, मतलब मेरा PCM ग्रुप था तो उसी का ये पेपर है। एंड टोटल क्वेश्चन आपको बताऊँ 150 आते हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, PCM में 50-50 करके, मतलब 50 फिजिक्स में, 50 केमिस्ट्री में, 50 मैथ में। एंड टोटल मार्क्स जो होते हैं आपके वो होते हैं 600। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है एंड इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सेम वही जेई का पैटर्न समझ सकते हो आप। अगर आप जेई के स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पेपर सिंपल ही लगेगा, बट हाँ ICR के स्टूडेंट हैं जो मतलब सिर्फ ICR की ही प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको थोड़ा मतलब टफ लग सकता है। बट कोशिश करना कि आप लोग समझो, और ये मत समझना कि ये पेपर कोई फेक है, नहीं, ये पेपर NTA की साइट से तो नहीं लिया, मतलब मुझे मेरे फ्रेंड ने भेजा था। बट ये पेपर ठीक है क्योंकि मेरे पास खुद का पेपर भी है जिसमें मैंने रिस्पॉन्सेस निकाले थे। तो आप लोग ये मत कहना कि यार ये फेक पेपर है, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी सारे फेक पेपर डले रहते हैं ICR से रिलेटेड। तो डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है कि ये पेपर फेक है। तो ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यार लोग बाग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। यार मेहनत लगती है सही में ऐसी वीडियोस बनाने में, तो उस मेहनत का कोई ना कोई रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो एंड वही फिर शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट 20 क्वेश्चन एंड ये पार्ट 1 होगा हमारी वीडियो का। पार्ट 2 में हम बाकी 30 क्वेश्चन ला रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि पार्ट 2 का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का सेक्शन, जिसमें हम फर्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप आप लोग कॉपी पेन के साथ ही बैठे होंगे, ठीक है। तो चलिए, यह है पार्ट बी आपका केमिस्ट्री का सेक्शन। तो ये था ऑनलाइन पेपर एंड सेक्शन 2 मतलब पार्ट बी। 50 क्वेश्चन तो 200 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री का पेपर था। काफ़ी टफ लगा यार मुझे। अब पता, जब पहले मैंने पेपर दिया था तो सिंपल सा लग रहा था, बट क्योंकि काफ़ी चीज़ें भूल गया था तो मुझे थोड़ी टफ लग रहा था। बट फिर से मैंने वही किताबें पलटी, सॉल्यूशन वगैरह देखी, काफ़ी गूगल किया, यार मेहनत लग गई इस पेपर को सॉल्व करने में। तो भाई लाइक ज़रूर करना वीडियो, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 51। तो आप देख लीजिए 51 सब कुछ लिख रखा है, देखो क्वेश्चन ID ऐसे ही आता है सेम पेपर आपका NTA में, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लोग समझ सकते हो किस तरीके से आपका पेपर आता है। इस तरीके से लिखा रहता है क्वेश्चन 51, आपकी ये ID, क्वेश्चन टाइप, ये सब वगैरह, मतलब देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन पढ़, अब देखो हिंदी वालों को क्या है कि मैं हिंदी वालों को भी ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बट हाँ हिंदी वालों का भी इसमें है, देखो हिंदी वालों का भी है ये, मतलब तो मैं थोड़ी बहुत डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ये वीडियो है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश वाले ही देख सकते हैं, नहीं, हिंदी वाले भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 51 क्वेश्चन नंबर, एंड क्वेश्चन है ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड इज ऑल्सो नोन एज। अब देखो यार, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जो सिर्फ आपको रटे हुए होने चाहिए थे, ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिक लगाकर आप उसको सॉल्व कर दोगे। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा अगर आपको याद होगा तो ही आप कर पाओगे, वरना आप इसको कोई लॉजिक लगाकर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ ये बात भी मैटर करती है कि आपको चीज़ें याद हों। ICR में ज़्यादातर चीज़ें ऐसे ही पूछी जाती हैं जो आपको याद होती हैं, मतलब केमिस्ट्री में मैंने देखे थे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आपको रटे हुए होने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ मैटर करता है आपको चीज़ें याद हों। तो अब इसका आंसर जो है वो है सैकरीन, फर्स्ट ऑप्शन आपका, इसका जो आंसर है वो है सैकरीन। सैकरीन ही ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसका आंसर हुआ सैक्रिन। अब क्यों है, कैसे है भाई, नाम है जो मतलब अब रमेश को सुरेश के नाम से भी जानते हो तो भाई जान सकते हैं, उसका दूसरा नाम हो सकता है। तो ऐसे ही है कि ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड सैक्रिन के को भी जाना जाता है। अब हिंदी वाला देखें तो हिंदी में भी वही आपका आंसर है सैक्रिन। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो हिंदी में, ये आपका क्वेश्चन है एंड आंसर वही है आपका ऑप्शन 1, तो आप देख सकते हो। बाकी चलो क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें हम, तो अगर हाँ कोई डाउट आता है, आपको कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड अब हम डिस्कस कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 52। अब ये भी शायद याद करने वाला क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिक लगा के कर लोगे। अब देखो इसमें क्या है, अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरोन, select the correct option which is are responsible to maintain the concentration of calcium in plasma। जिसको याद होगा वो कर लेगा यार, इसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। देखो क्योंकि अब मैं आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर है कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्शियम की कंसंट्रेशन के लिए प्लाज्मा में। अब क्यों यार, इसको क्यों कैसे नहीं बता सकते, अब है तो है। बाकी मैंने भी इसको गूगल किया था तब जाके मुझे पता चला था। बाकी अगर आप लोग चाहो तो गूगल कर सकते हो थोड़ी और जानकारी पाने के लिए। बाकी इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 है, ए एंड बी, ठीक है, ए आपके ऑप्शन है। मतलब कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा में। अब यार क्यों है, कैसे है, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को और कुछ जानना है, हाँ मे भी ये भी कोई एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से बाहर आते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो। बाकी यार अब इस क्यों है कैसे है तो इसका कोई रीज़न नहीं है तो है। चलिए अब जो हिंदी में देख सकते हो, हिंदी में भी सेम है, हिंदी के आंसर वही हैं जो इंग्लिश में है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से देखने पड़ेंगे। तो बाकी आप हिंदी वाले वीडियो को रोक कर क्वेश्चन पढ़ कर देख सकते हो, आंसर आपका वही होगा ए एंड बी, ठीक है। मतलब कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड ये आपके लिख रखे हैं, देखो ए और बी, तो आप देख सकते हो, ठीक है। वीडियो रोक के देख लेना, बाकी सॉल्व कर सकते हो एंड याद भी कर सकते हो क्योंकि अब इसका कोई लॉजिक नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 क्वेश्चन नंबर आपका 53, ठीक है। तो आपका जो 53 क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द गिवन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है, अब उन्होंने पूछा है कि आपका कैटलिस्ट बताओ। अब देखो ऐसा है, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं बैठने वाला। मतलब केमिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन यही है कि आपको रटे हुए होने चाहिए या मतलब आपको याद हो, अगर आप लॉजिक लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ इसमें तो लॉजिक लगा सकते हो, कैसे। अब इसमें देखो कैटलिस्ट की बात हुई है, वाटर भी है, और अगर हम ऑप्शन देखें तो लेड और कॉपर का ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है आईसीआर में सारी रिएक्शन एनसीईआरटी से ही उठाकर लाई गई हैं। तो अब मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पेन भी बड़ा बेकार है यार, ठीक है चलो कोई नहीं। ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका यहाँ मतलब एल्कीन से आपका बन रहा है एल्डिहाइड। तो अब यहाँ कौन सा कैटलिस्ट है जो यूज़ होगा। अब देखो इसका आंसर कॉपर है। अब कॉपर तो है, ठीक है, कैटलिस्ट यहाँ कॉपर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा, अगर थोड़ी बहुत याद हो तो एक कौन से चैप्टर में, शायद 12th का है कुछ ऐसा, उसमें क्या होता है कि जो आपका एल्केन है या एल्कीन है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप कॉपर यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन चलो ठीक है वो सब बात छोड़ो, ऐसा है सीधा सीधा देखो यार, आपका इसका जो आंसर है वो है कॉपर, क्या है कॉपर 2। अब 2 क्यों है इसका भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। कॉपर 2 मतलब आंसर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 53 का 4 है। एंड कॉपर सेकंड जो है, जो कि ये वाटर में ज़्यादा स्टेबल होता है कॉपर 1 से, तो रिएक्टिविटी का भी ठीक ठाक हो जाएगी। यही रीज़न मुझे मिला था गूगल पर, बाकी अगर कोई और रीज़न होता है तो यार उसको मुझे पता नहीं। एंड अगर कोई और भी चीज़ आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मुझे इतना ही मिला था कि इसका कॉपर सेकंड यूज़ किया जाता है। अब क्यों यार इसका रीज़न तो नहीं मैं बता सकता,
बाकी अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे कि आखिर इसका रीज़न क्या है। बाकी मुझे इतना पता है कि कैटलिस्ट सेकंड जो है मोर रिएक्टिव होता है, अरे कैटलिस्ट सेकंड नहीं, कॉपर सेकंड मोर रिएक्टिव होता है कॉपर 1 से। तो आप इतना समझ सकते हो कि हाँ मतलब कॉपर सेकंड इसका आंसर है। बाकी क्यों है कैसे है ये मैं नहीं बता सकता। बाकी अगर कोई आप लोगों में से किसी को पता हो तो कमेंट कर देना, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके। एंड बस इसका ऑप्शन का जो आंसर है वो है 4, ठीक है। तो बाकी आप रीज़न वगैरह खुद पता कर सकते हो। और हिंदी में भी वही है, आपका आंसर जो है कॉपर का 4, ये आपका 4th ऑप्शन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप पढ़ ही सकते हो वीडियो रोक कर, और आंसर वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ी अलग था, मतलब ये भी वैसे ही है। अभी आज तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा लॉजिक वाला तो नहीं मिला। ये क्वेश्चन है आपका पॉलीमर वाले का। हाँ, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा सजेशन दूंगा कि ये जो 3 चैप्टर होते हैं आपके लास्ट के, ये बायोमोलिक्यूल हुआ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हुआ और पॉलीमर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कोई सोच रहा हो इनको छोड़ने का, तो भाई मैं सजेशन दूंगा वो सब मत छोड़ना, क्योंकि उनसे ही क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। तो अभी आगे देख लेना, वीडियो में मैं कर रहा हूँ डिस्कस, तो पता चल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर जिसको याद होगा तो वो ही कर पाएगा। मुझसे जब पेपर में मैं गया था तो मुझे याद नहीं था, तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ कर आया था। बट मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि ऐसा मत करना, पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं, इसमें थोड़ी गलती है इंग्लिश में, कि इंग्लिश के जो ऑप्शन है वो गलत है, तो आप हिंदी के ऑप्शन को कंसीडर करेंगे। मैंने देखे थे, मिलाए थे, मतलब तो ऑप्शन गलत निकले थे। बाकी जिसको याद होगा तो उसको पता ही है, ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, ये सही है ऑप्शन आपके हिंदी के। इंग्लिश के थोड़ी ऑप्शन गलत थे, ठीक है। तो अब ऑप्शन छोड़कर हम सॉल्व करें, अगर इसको अपने हिसाब से मतलब याद है तो, ठीक है। तो मुझे थोड़ी बहुत याद है इसमें से, जैसे कि आपको पता होगा बैकलाइट जो है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एक एग्जांपल है बैकलाइट। तो यहाँ से हमें पता चलता है डी का जो जाएगा 1, ठीक है। इंग्लिश के ऑप्शन मत देखना, गलत है इंग्लिश के ऑप्शन, आप हिंदी के कंसीडर करोगे। एंड आपका जो नाइलॉन 6 है, या हम बात करें तो फाइबर जो है वो है नाइलॉन 6, मतलब आपका जो बी जाएगा वो जाएगा 4। ये मतलब ऐसा नहीं है अगर आपको चारों पता हो तो ही क्वेश्चन हुआ, अगर आपको 1-2 पता हो और ऑप्शन सही बैठ रहा हो तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब ऑप्शन को देख कर के अच्छा ऐसा ऐसा है, बाकी ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इस तरीके से अगर आपको 2-3 भी पता हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोशिश करना क्वेश्चन छोड़ो मत, क्योंकि ICR में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर करता है। जेई नहीं है कि आप 50% करके आओगे तो हो जाएगा, नहीं। यहाँ 150 क्वेश्चन में आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, तब जाके कि बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब बाकी बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये तो पॉलीस्ट्रीन है, तो सी का जो जाएगा वो 3rd जाएगा। एंड आपका बच्चा इलास्टोमर, वो है ब्यूना S, मतलब 2nd। अब देखो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो अगर आप इंग्लिश के ऑप्शन देखोगे तो गलत है, बाकी ये आपके ऑप्शन सही हैं। तो कहाँ गए यार, गए तो चलो मैंने आपको बता दिया, वीडियो बैक करके देख लेना यार, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, मतलब आ रही है, वो चला गया वापस नहीं आ सकता, ऐसा है इस रिकॉर्डर में, ऐसा ही कुछ। बाकी मैं हिंदी के ऑप्शन कंसीडर करना आप लोग। एंड इसका जो आंसर है वो है 2, मैच कर लेना बैक करके, वही होगा सेम। जैसे यहाँ भी अगर हम देखें तो ए का 2nd है, ए का 2nd मतलब अब यार हिंदी में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी देख सकते हो बी का 4, डी का 1, सी का 3rd, यही मैंने बताए थे, ठीक है। तो बाकी वीडियो बैक करके भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो तो चले गए। बाकी ऑप्शन आपका 2nd है, और आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो चीज़ें, ठीक है। हिंदी वाले ऑप्शन ठीक हैं, इंग्लिश वाले कंसीडर मत करना, मैं बार बार बता रहा हूँ यार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ये भी वही है सेम, चलो कोई नहीं। केमिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप लोगों को रटे हुए होने चाहिए। अगर आप सोचो कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं
तो न्यूमेरिकल्स एक आध दो ही देखने को मिलेंगे आपको ICAR में, JEE नहीं है ये। तो आप लोगों को ICAR में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, सब कुछ थ्योरेटिकली ही होता है। तो आप लोगों को आंसर याद होने चाहिए, आप लोग आसानी से कर लोगे। और हाँ, टारगेट 100 क्वेश्चन से कम नहीं होने चाहिए PCM ग्रुप वाले के लिए। और अगर आप बायो वाले हैं तो फिर टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए, समथिंग 120-130 क्वेश्चन आपको करने ही चाहिए, ठीक है। मतलब ये हकीकत है यार, चाहिए तो चाहिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 55। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 1 लेटर कोड फॉर एस्पारजिन एंड अमीनो एसिड। एस्पारजिन के लिए आप लोग बताइए कि अगर इसको 1 लेटर कोड में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं। देखो भाई, अगर आपको याद है तो आप 1 सेकंड में कर दोगे, अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए नहीं कर सकते। तो का लगा सकते हो, लग जाए तो। बाकी इसका आंसर है N। क्यों है, कैसे है, नो रीज़न। बाकी आप समझदार हो। अब इसका क्या रीज़न देंगे। हाँ, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन 1, मतलब N। एस्पारजिन को N से डिनोट करते हैं 1 लेटर कोड में, ठीक है। इतना है। अब इसको आगे क्या बता सकते हैं, इतना ही है। बाकी ठीक है यार, अब इसका क्या रीज़न दे सकते हैं। अरे हाँ, इतना तो बता ही सकते हैं कि ये आपके बायोमोलिक्यूल से है। आप लोगों को पता होगा, मतलब कि उसमें दिए नहीं गए कोड की एस्पारजिन को ASP से जान सकते हैं। एस्पार्टिक एसिड होता है यार, वो तो छोड़ो। बाकी हाँ, मतलब ऐसे 3 नंबर कोड भी दिए जाते हैं। ग्लूटामाइन वो नहीं होते, मतलब 20 एमिनो एसिड, उनसे लिया गया ये है। तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी 1 वर्ड के कोड आप याद कर सकते हो, काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ आपका जो आंसर है वो है N। एस्पारजिन को N से भी डिनोट करेंगे तो आपको ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा 1। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी क्यों है, क्या है, आप गूगल कर लेना अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो तो। बाकी ICAR में इतनी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बस याद हों, इतना बहुत है। एक क्वेश्चन और थोड़ा टफ है, कह सकते अगर आपको याद हो तो ही करो, वरना छोड़ दो, ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है। मतलब अगर आपको याद हो तो बढ़िया यार, करो। बाकी मुझे ना पहले याद था ना आप ही याद है, मुझे तो इतना पता कि इसका ऑप्शन का आंसर क्या है। बाकी यार सही बात है भाई, इस क्वेश्चन को कौन ही करेगा याद, मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप लोगों को याद है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन टफ है यार, ऑब्वियसली कौन याद करेगा ये यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन के स्ट्रक्चर, भाई क्यों याद करें यार, इतनी मेहनत कौन करेगा। बाकी डिपेंड करता आप लोग कितने मेहनती हो। मैं तो छोड़ दिया था भाई अपने टाइम, उस टाइम भी छोड़ा था, इस टाइम भी छोड़ ही दूंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ मतलब फ़ोटो अटैच कर सकूँ एक, मतलब NCERT की, क्योंकि मैंने ढूंढी थी यार, काफ़ी मेहनत लगी थी। आपको पता होगा मतलब ये कौन सा चैप्टर है, एंड बायोमोलिक्यूल का ही क्वेश्चन है। अब देख लो तुम खुद ही कि बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते। तो ठीक है, अब इसका हम डिस्कस कर रहे हैं आंसर क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन 3। क्यों है, कैसे है, NCERT खोल के देख लेना, पता चल जाएगा। बाकी यहाँ फिर भी मैं बता दूँ तो आपका जो A है उसका जाएगा 2nd। ये तो मैं लिख रखा हूँ, मुझे पता नहीं है भाई, ना मुझे अभी याद है ना पहले याद थे। अगर आप लोगों को याद है तो भाई अब बहुत अच्छी बात है यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बाकी याद नहीं है तो कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बाकी अगर नहीं भी करना है तो मत करो, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है। बट हाँ, मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऐसे क्वेश्चन JEE में भी आए हैं और ICAR में भी पहले पूछे गए हैं। तो अगर आप सब कुछ पढ़ रखे हैं तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। B का आपका गया 3rd, एंड C का गया 4, एंड D का गया 1। यार बड़ा ही फालतू का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ICAR है, ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं, आपको क्वेश्चन करने हैं। हिंदी वाले देख लेना, ये दिए गए हैं। तो स्क्रॉल कर रहा हूँ, तुम लोग वीडियो को रोक कर देख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 56। तो अब हम डिस्कस कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 58, नहीं 57, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो लंबी ना हो, अभी तो 23 मिनट ही हुए हैं, ठीक है। तो डिस्कस कर सकते हैं यार, काफ़ी टाइम लग रहा है, बट कोशिश कीजिए आप लोग समझने की। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक तरीके से समझा सकूँ, बोरियत ना फील हो, क्योंकि यार मैंने भी
जिस टाइम से आप गुजर रहे हो मैं उस टाइम से गुजर चुका हूँ, ऐसा कुछ खास है नहीं, 1 साल ही बड़ा हूँ आपसे, तो यार समझ सकता हूँ कैसा लगता है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 57 वाला। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलाइड्स विद एलिफेटिक एमिन। सिंपल ही क्वेश्चन है। अब सिंपल है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर दोगे। आपका ये किस चैप्टर से है तो मैं बता दूँ, हैलाइड्स वगैरह नहीं है वो, आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, उसी से क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये तो पता होगा आप लोगों को। रिएक्टिविटी की बात करूँ तो जो आसानी से निकल जाए वो मोर रिएक्टिव, मतलब साइज जिसकी ज़्यादा होगी वो इजीली निकलेगा ना, मतलब रिमूव आसानी से हो जाएगा, ArCl। ठीक है, तो समझ रहे होगे। इसका ऑप्शन है आपका Ri, Rbr, RCl, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। मतलब Ri जो है, अब देखो Ri जो है I आसानी से चला जाएगा, तो उसके बाद Br निकलेगा और फिर Cl, तो इस तरीके से रिएक्टिविटी बनती है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि I सबसे पहले, फिर Br और फिर Cl, ऑब्वियस से अब पता होगा आप लोगों को, समझदार हो। तो आपका आंसर गया 3। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जो भी है मतलब इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं तो पता होना चाहिए। हिंदी वालों का यह है कि एलिफेटिक अमीनों के साथ हैलाइडों की सक्रियता किस क्रम में बदलती है, भाई देख लेना, ऑप्शन आपका 3rd है आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। द मेजर प्रोडक्ट Z फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखो भाई, सीधा सीधा NCERT से क्वेश्चन रिएक्शन उठा के रख दी इन लोगों ने, कैसे है समझ रहे हो। NCERT से ही है सीधा, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है, मेटा प्रोडक्ट बनता है इसमें, याद होगा तो ठीक है। मैकेनिज्म याद है तो आप आसानी से कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो मेटा प्रोडक्ट बनता है, NO2 अटैच होता है और बाकी सब कुछ सेम ही होता है। एंड NCERT का क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा NCERT से उठाया गया है, तो कोई बात ही नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 58, आपका आंसर है 2, वही मेटा प्रोडक्ट, मेटा ही है ना, GOMP, इस तरीके से याद करते ना, गो मतलब G से ग्रुप, O से ऑर्थो, M से मेटा, P से पैरा, तो आपका ये हुआ ग्रुप और ये हुआ ऑर्थो, ये हुआ मेटा और ये हुआ पैरा, तो GOMP मतलब GOMP। तो इससे आपका आंसर बनता है ऑप्शन 2 मेटा। एंड क्यों कैसे क्या सब रिएक्शन का खेल है, मैकेनिज्म का खेल है, पता हो तो आप आसानी से कर लोगे। एंड NCERT का क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, NCERT में देख सकते हो। बाकी हिंदी वाले जो हैं वो ये देख लो, कार्बनिक अभिक्रिया, आपका आंसर वही जाएगा मेटा प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। फिर से रिएक्शन है, केमिस्ट्री है तो रिएक्शन बनती है। द मेजर प्रोडक्ट A फॉर द गिवन ऑर्गेनिक रिएक्शन। अरे तो ये भी NCERT का, सीधे सीधे NCERT से उठाया, ऑक्सीडेशन हो रहा भाई, KMnO4 H2SO4 हीट करेंगे तो आपका A जो होगा वो क्या होगा, सिंपल सा है, क्या होगा, ये होगा, देखो यहाँ से टूटेगा और COOH अटैच हो जाते, तो मतलब आपका ऑप्शन 4 ये आपका प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है, वही है मैकेनिज्म है। अरे यहाँ से टूट जाता है और ऑक्सीडेशन में ये आपका ये जुड़ता है, बस बाकी सब सेम होता है। क्यों होता है कैसे होता है ये कोई बात है, मैकेनिज्म देखो सब पता चल जाएगा। अब रीज़न क्या, केमिस्ट्री का कोई रीज़न है, सब तो एक्सपर्ट केमिस्ट्री में भला कौन से रीज़न होने लगे, अरे नहीं होते यार, सब ऐसे ही खेल है केमिस्ट्री, रटो रटो रटो, समझ सकते हैं। बाकी हिंदी वाले नीचे दी गई कार्बनिक अभिक्रिया के लिए मुख्य उत्पाद क्या हो, वही सब कुछ, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। बाकी हिंदी में पढ़ने के लिए आप रोक सकते हो वीडियो को। देखो यार, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, बाकी पढ़ो भी, केमिस्ट्री सब रटने का खेल है यार। अब देखो ये फिर रिएक्शन रख दी, क्या केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन, लगे रहो लगे रहो। अच्छा ये एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री का पेपर हो और एक्सेप्शन ना आए, भला ऐसा कभी हो सकता है, हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या जाएगा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा एक्सेप्शन है,
अब मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ी अलग से ज्ञान दे दूँ इसमें। देखो एक है 3 डिग्री, ऐसे ही आपका 2 डिग्री होता है, ऐसे ही आपका 1 डिग्री होता है। अब ऐसे ही नहीं होता, मतलब समझ रहे हो ना, 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, तो उसी के हिसाब से चलना है अपन को। एक्सेप्शन है बड़ा वाला एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है कि जो है ना, इसमें बनता है आपका एल्कीन, एल्कीन बनता है। और बाकी 2 डिग्री और जो 1 डिग्री होते हैं ये देते हैं एल्डिहाइड। देखो सेम वही क्वेश्चन है, मैंने उसमें बताया था ना कि CH2 ऐसे वो वाला, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 डिग्री और 1 डिग्री में देते हैं लोग एल्डिहाइड, लेकिन 3 डिग्री में ये एक्सेप्शन होता है कि यहाँ आपको एल्कीन मिलता है। तो देख लो एल्कीन कौन है, एक ए एल्कीन है और कोई दूसरा एल्कीन है क्या? ना, सिर्फ एक ही एल्कीन आपको दिया गया है। तो आपका आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। NCERT का एक्सेप्शन है, ऐसा कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, मुझे अच्छे से याद है। NCERT में ये एक क्वेश्चन दी रख गई है, बिल्कुल सीधे सीधे आप देख सकते हो। अब इसमें कोई ये मत पूछना कि भैया इसका रीज़न क्या है, अब इसका क्या रीज़न होगा यार। NCERT में क्वेश्चन दिए, बस आपको याद होनी चाहिए। और फिर NCERT में एक्सेप्शन तो आपको याद होने ही चाहिए यार, होने चाहिए यार। तो मैंने इसका आंसर बता दिया, ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60। हमको टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं इस वीडियो में, अभी सिर्फ 10 क्वेश्चन ही डिस्कस हो पाए हूँ, 30 मिनट हो चुके हैं। तो क्या करें, मतलब डिस्कस करें या बाद में डिस्कस करें? यार कल लेने चाहिए डिस्कस, या फिर पार्ट 2 क्या किया जाए? यार नहीं, तुम लोग अभी पढ़ रहे होगे तो पढ़ो, मतलब कंटिन्यू पढ़ो। वीडियो भली लंबी हो जाए बट ठीक से पढ़ो, क्योंकि अभी आपकी कंटिन्यूटी बनी होगी। तो मैं नहीं चाहता कि 10 क्वेश्चन ही करके आप लोग बैठ जाओ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स दिस एंड दिस एंड दिस एंड करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड्स। तो आप लोगों को पता है एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है? एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है H+ को देने की आपकी कितनी क्या है, मतलब आप H+ को कितने जल्दी डोनेट करोगे उतने ही अच्छे एसिड होगे, ठीक है। तो एसिड में H+ का खेल है सब कुछ, जितनी जल्दी H+ डोनेट करोगे तो उतने ही जल्दी आप अच्छे एसिड होगे, मतलब। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है आपकी क्या है यार, पेन भी एसिडिक लिख भी नहीं पा रहा भाई, ठीक है छोड़ो। सुनो, एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिलीज ऑफ H+ आयन की, जितनी जल्दी रिलीज करेगा उतना अच्छा एसिड होगा, ठीक है। तो यार ये पेन बेकार, पेन के हाथ से कौन लिखेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा, अब यहाँ देखो तुम लोग वो इफेक्ट कंसीडर करना, +M+I, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, इंडक्टिव, ये सारे इफेक्ट से इसका आंसर मिलेगा। अब देखो NO2 पता होगा, -M मतलब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, CH3+I देता है, एंड इसमें कोई फर्स्ट वाले में कोई इसमें कुछ दिया नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें फर्स्ट वाले में रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, एंड इसमें रेजोनेंस के साथ साथ इंडक्टिव, इसमें -M और इसमें Y+I, ठीक है। एंड क्या है, और ये भी +I विद रेजोनेंस। तो अब इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से हम आंसर देंगे? तो देखो सबसे अच्छा जो है वो है थर्ड क्यों है? क्योंकि NO2 अपनी तरफ खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो O के शिफ्ट होंगे रिंग की तरफ एंड H शिफ्ट होगा उस साइड, तो आसानी से H रिलीज करेगा ये थर्ड वाला। उसके बाद जाएगा आपका फर्स्ट क्यों? इसमें क्या है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है बट रेजोनेंस है। O का जो लॉन पेयर है रिंग में रहेगा तो H थोड़ी उस साइड शिफ्ट होगा, आसानी से रिलीज कर पाएगा बट थर्ड वाले से थोड़ी कम। फिर आएगा आपका सेकंड, लिख दूँ क्या? हाँ, तो सबसे पहले आपका आएगा थर्ड। अब क्यों, कैसे, क्या, आप लोग रीजन वगैरह नहीं बताऊँगा यार, काफ़ी टाइम लग जाता। अब रीजन ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें, सेम वही है, वो इफेक्ट देख रहे हैं ना, +M -M +I और रेजोनेंस इफेक्ट, उसी से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका ये थर्ड, क्या यार पेन तो चल थर्ड, फिर आपका 1,
फिर आपका 2, फिर आपका 4। ठीक है, क्यों कैसे क्या देख लेना यार तुम लोग, इतना तो देख ही सकते हो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अब हर चीज़ का रीज़न भी सही नहीं है। अब इसका क्या रीज़न है? इसका यही रीज़न है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीज ऑफ H+। बाकी जो जल्दी H+ देगा वो ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। हिंदी में देख लेना तुम लोग यार। ये बस आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ए आपका ऑप्शन नंबर 2, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। देखो फिर रिएक्शन आ गया। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ए फॉर द गिवन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो सिंपल, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अरे ये तो रट जाता है यार सबको, ये तो बोर्ड में भी आ जाता सीधा सीधा। मतलब क्या करते हैं लोग, देखो ऐसे ये प्रोडक्ट बनता है, डबल बॉन्ड टूटता है, ये टूट जाता और CH3 जैसा है वैसे ही रहता है, यहाँ बस आई जुड़ जाता। याद होगा यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन, मतलब सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया है। अभी तो मुझे याद है कि ये है आपका जो है क्लास 12 की बुक में है एंड चैप्टर नंबर 10 इन टेक्स्ट क्वेश्चन का 10.5 का 4। मतलब देख लो, मैंने इसको खोजा था यार, मेहनत तो लगी थी। वैसे याद था मुझे, मैंने सोचा आप लोगों को इसकी फ़ोटो दिखा दूँ। हाँ मैं चलो फ़ोटो अटैच कर दूंगा यहाँ आपके पेपर, मतलब एनसीईआरटी की। बाकी मेहनत लगी है यार, मेहनत में लाइक तो बनता है भाई। बहुत मेहनत की है यार इस पेपर के लिए, सच में बहुत मेहनत की है भाई। मैं लाइक ज़रूर कर देना यार वीडियो को, बहुत अच्छा लगता है। एक लाइक एक सब्सक्राइब बस। एंड हिंदी में देख लेना तुम लोग, नीचे दी गई कार्बनिक अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद ये क्या होगा? सेम ऑप्शन 2 दिख ही रहा, वही है, सेम है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कायरल की बात की गई है, तो तुम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कायरल और अकायरल होते क्या हैं। तो ऑब्वियस है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आता है। कायरल होते वो कंपाउंड जिनमें जो होते हैं ना, रुको, कायरल होते वो कंपाउंड जिनमें चारों तरफ से, मतलब ये जैसे एक कार्बन है तो इसके चारों जो हैं 1 2 3 4 चारों अलग अलग होने चाहिए। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, सॉरी फॉर डिसकंटिन्यू, अरे वो कॉल आ गई थी इसलिए मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। तो हम डिस्कस कर रहे थे मतलब इस तरीके से कि आपका एक कार्बन होगा और बाकी 4 कंपाउंड अगर हैं तो 1 2 3 और एक चौथा। अगर आपका कंपाउंड कायरल होगा तो ये चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट होंगे। बट अगर आपका कंपाउंड अकायरल होगा तो कहीं ना कहीं ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे, दोनों तीनों चौथ, मतलब चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं होंगे अगर वो कंपाउंड अकायरल होगा तो उसी के हिसाब से अब हमें देखना है ये जो गिवन है इनमें से कि कौन सा कायरल है कौन सा अकायरल है। तो देखो इसमें सीधे सीधे दिख रहा कि ना तो ये कार्बन कायरल हो सकता, ना ये कायरल नहीं है, क्योंकि इसमें H 2 हैं, 2 H एक ही कार्बन पर नहीं हो सकते। तो ये तो जो A है आपका अकायरल है, ठीक है, कायरल नहीं होगा क्योंकि आपके कंपाउंड सेम नहीं हो सकते एक कार्बन पर। बाकी अगर हम फर्स्ट में देखें तो देखो ये कंपाउंड जो है कायरल है, क्यों है? क्योंकि इसमें एक ये अलग है और बाकी ये तीनों अलग है। तो जो आपका 1 है ये आपका कायरल है और जो आपका 2 है ये आपका अकायरल है। अकायरल होते वो जिनमें मतलब एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा ग्रुप सेम हों, और कायरल वो होते हैं जिनमें एक भी ग्रुप सेम ना हो। तो उसी के हिसाब से 1 आपका कायरल हुआ, सेकंड आपका कायरल हुआ, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63 का आपका ऑप्शन 3 है, ठीक है। पहला आपका कायरल है और दूसरा अकायरल। एंड उसके बाद ये आपका क्वेश्चन हिंदी में है, आप वीडियो रोक कर देख सकते हो। ऑप्शन आपका वही होगा, पहला कायरल एंड दूसरा अकायरल। एंड नाउ हम क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। तो इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज मोस्ट एसिडिक। तो देखो एसिडिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, मतलब वही है कि कौन कंपाउंड या कौन जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वो आपका एसिड होगा। तो देखो ये एनसीईआरटी में एग्जांपल है, एनसीईआरटी में इसको एक्सेप्शन के रूप में दिया गया, मतलब सबसे ज़्यादा होता 3 डिग्री, फिर होता 2, फिर होता 1। इस तरीके से एसिडिटी डिपेंड करती है।
बाकी फिर आपके यहाँ प्लस एम माइनस एम के इफेक्ट इनमें देखोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा बिल्कुल परफेक्ट वो होगा आपका ऑप्शन 1 64 का। क्यों होगा तो देखो, इसका रीज़न क्या दूँ आपको। रीज़न खैर मैं उतनी अच्छे से नहीं बता पाऊँगा, बट आपका जो इसका आंसर है वो 1 है। बाकी अगर आपको रीज़न देखना है तो यार यूट्यूब कर लेना, क्योंकि मैंने देखा तो था बट मुझे उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आया था, तो मैं आपको कोई भी रीज़न नहीं बताऊंगा। बाकी आप इसका रीज़न कमेंट कर सकते हैं ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। एंड अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल या यूट्यूब कर लेना, जिससे आपको पता चल सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन शायद जेई में भी आ चुका है, तो आप लोग इसको ज़रा नोट कर लेना। एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना तो मुझे आइडिया है कि एसिडिटी में अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ लिखते ना जब, तो उसमें टर्सरी को भी लिखा जाता है। ये जो क्या बोलते हैं इसको, टर्सरी एल्कीन, ऐसे ही कुछ हुआ। तो आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता, तो टर्सरी को भी एसिडिटी की स्ट्रेंथ में लिखा जाता है। तो यार तुम लोग इसके रीज़न के लिए यूट्यूब कर लेना, जो कि बेहतर तरीके से समझा देगा। मैं उतने अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने का कोई आइडिया है नहीं। मैं पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था, कहा भी था कि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को पेपर ज़रूर ला कर दूँगा, तो उसी के हिसाब से मैं ला रहा हूँ। तो यार तुम लोग लाइक ज़रूर करना वीडियो को, मेहनत काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तभी तो मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा, क्योंकि मैं इसी में लगा हुआ था। एंड तो फिर सब्सक्राइब भी करना चैनल, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल का पार्ट बने। सबको अच्छा ही लगता है यार, तो बढ़िया है। आपको यहाँ काफ़ी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये चैनल कहीं ना आपको वेस्टेज ऑफ टाइम लगेगा, नहीं, ये चैनल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहा होगा। मेरा यही मोटो है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो सके उससे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 65, जो कि आपका क्वेश्चन है रिएक्शन के ऊपर। और इसमें इन्होंने पूछ रखा है आपका जो कैटलिस्ट है वो, या जो ए है वो, आप हमें बताना है कि वो क्या होगा। अब देखो इसका कोई रीज़न नहीं है। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का वो है ऑप्शन 3 निकल। अब निकल बढ़िया कैटलिस्ट है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। और यार इसका कोई रीज़न नहीं दे सकते हम कि मतलब निकल ही क्यों। ये आपका एनसीईआरटी से लिया गया है इक्वेशन, एंड आपको याद होना चाहिए कि ये इक्वेशन एनसीईआरटी में है, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये जो ए है क्या है। शायद मुझे अपने टाइम पर याद नहीं था, मैंने तो गूगल किया था तब जाके पता चला, तो मैं शायद ये क्वेश्चन छोड़ कर ही आया था, मुझे नहीं पता था। हाँ, तो मैं आप लोगों को एक और सजेशन दूंगा कि यार तुक्का मत लगाना। मतलब जो कहते हैं कि मतलब तुक्का लगा दो ये हो जाएगा, नहीं, 90% चांसेस सही होते हैं कि यार देखो तुक्का सही नहीं बैठता। तो यार तुक्का मत लगाओ, जो परफेक्ट पता हो वही सही है, क्योंकि जब माइनस मार्किंग चलती है तो यार अपने सही क्वेश्चंस को भी डुबा के ले जाती है। तो तुक्का तभी मारो जब चांसेस ना हो आपके पास। बाकी अगर आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है तो ट्राई करो, तुक्का ना मारो। एंड तो मैंने इसका आंसर बता दिया है, निकल है आपका जो ए है वो निकल है। क्यों है कैसे है इसका कोई रीज़न है नहीं, वैसे इनका कोई रीज़न होता भी नहीं है। निकल अच्छा कैटलिस्ट है, इसलिए हम उसे यूज़ कर रहे होंगे। बाकी अगर आपको कोई रीज़न पता है तो क्वेश्चन नंबर लिख के नीचे कमेंट कर देना, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। एंड अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा जानना है तो तुम लोग गूगल कर लेना, क्योंकि मैं उतनी अच्छी नॉलेज नहीं दे पाऊँगा जितना कि आपको गूगल या यूट्यूब से मिल जाएगा। बाकी हिंदी में भी वही है, आपका निकल आंसर होगा। एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। तो हाँ, ये तो काफ़ी ठीक सा क्वेश्चन है, मुझे याद है। इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताने हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। जब मैंने ये सॉल्व किया था पता है, तो मेरा आंसर कुछ और ही आया था। पता क्यों? काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यार। तुम लोग ये जो बेंजीन है ना, इसके हाइड्रोजन मत छोड़ना भाई। जब मैं सिग्मा बॉन्ड गिन रहा था तो मेरे आ रहे थे 21 सिग्मा बॉन्ड। मैं सोच रहा भाई एक की मतलब 21 तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर कैसे हुआ? तो यहाँ ना आपको क्या करना है कि बेंजीन का अलग से फिगर ड्रॉ कर लेना। कैसे? इस तरीके से, मतलब कि बेंजीन को ड्रॉ करोगे तो ये जो हाइड्रोजन नहीं दिख रहे ना अभी, वो हाइड्रोजन दिखने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी। जैसे इस तरीके से तुम लोग बना लो, ये हुआ आपका बेंजीन। अब यहाँ 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 हाइड्रोजन होते ना, यही तो एक एक सिग्मा बॉन्ड लिए बैठे हैं, मतलब हाँ। बाकी यहाँ से आपका ऊपर कंपाउंड है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, आई होप आप लोगों को पता होगा। ऑब्वियस है यार, नॉर्मल से चीज़ें हैं, केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं, आपको पता होंगे। बट अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ
तो देखो कि ऐसे होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो सिंगल बॉन्ड होती है वो एज ए सिग्मा बॉन्ड काउंट की जाती है, और जो डबल बॉन्ड होती है उसको सिग्मा और पाई दोनों कंसीडर किया जाता है। वो जो ट्रिपल बॉन्ड होती है ना उसमें क्या होता है यार, ट्रिपल बॉन्ड में शायद 2 सिग्मा 1 पाई होती है, ठीक है। हाँ मे भी, अब यार ट्रिपल बॉन्ड का मुझे थोड़ी याद नहीं है, कंफ्यूज हूँ, बट हाँ जहाँ तक मुझे याद है ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा और 1 पाई होती है। बट आपके यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है नहीं तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। तो आपका जो ये डबल बॉन्ड है इसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता, और आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें 2 सिग्मा 1 पाई। मे बी यार यहाँ डाउट आ रहा मुझे, तो आप लोग देख लेना। बाकी सिग्मा गिनना है तो देखो ये आपके पाई तो मैं काउंट करवा देता हूँ, सिग्मा आप कर लेना। पाई जो होंगे वो होंगे आपके 1 2 3 और ये 4, तो आपके 4 पाई हुए, तो आपका एक ऑप्शन ये कैंसिल हुआ, एक ऑप्शन ये कैंसिल हो गया। ऐसे आप ऑप्शन भी कैंसिल कर सकते हो। बाकी सिग्मा आते हैं जब 26 काउंट करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, सिग्मा आपको 26 मिलेंगे और पाई 4। अब 26 कैसे, बस ये मत भूल जाना कि आपको बेंजीन के हाइड्रोजन के भी सिग्मा गिनने हैं, और बेंजीन के हाइड्रोजन जो सिग्मा मिलेंगे वो कौन कौन, 1 2 3 4 5 सिग्मा आपको बेंजीन से मिलेंगे। बाकी आप यहाँ से काउंट करोगे तो बाकी 21 आपको यहाँ से ऊपर से मिल जाएंगे। तो टोटल आपके जो सिग्मा बनेंगे वो 26 होंगे, और जो आपका पाई बनेंगे वो 4 हो गए। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ऑप्शन नंबर होगा जो होगा 4 आपका ऑप्शन हुआ। वो देख लेना, मुझे ये टर्सरी का थोड़ी कन्फ्यूजन है कि हाँ शायद मुझे याद है कि 2 सिग्मा 1 पाई ही होता है, 2 पाई तो खैर किसी में भी नहीं होता, तो यही होता होगा, ऐसे मुझे विश्वास है ऐसा ही होगा। तो ऑप्शन इसका 4th है, 26 सिग्मा एंड 4 पाई। तो ये आपका हिंदी में है। हिंदी वाले थोड़ी वीडियो को रोक रोक कर देख लेना यार, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये हेल्प ना करे। मैं चाहता हूँ कि दोनों को हेल्प करे तो बढ़िया रहेगा। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 67 बिल्कुल रटने वाला है। अब इसका कोई ये नहीं है कि भैया इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने भी ये गूगल ही किया था, मुझे पहले से ऐसा कुछ खास याद नहीं था। आपका क्वेश्चन है फिनॉल और एनिलीन का जो मिक्सचर बनता है ये क्या बनता है। यह क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन चैप्टर से उठाया गया है, ऑब्वियस है, पहचान जाएंगे। एंड इसका जो आंसर है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जिबिटिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्यों है कैसे है भाई, गूगल करो, यूट्यूब करो, पता करो, जैसे भी। अब क्यों है इसका शायद रीजन नहीं है, तो है भाई, केमिस्ट्री में भला क्या रीजन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। नॉन की मतलब मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जिबिटिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्यों कैसे क्या, ये भी कोई पूछने वाली बात है। हाँ अगर आप लोगों को ज़्यादा जानना तो यार गूगल करो, यूट्यूब करो। मैं तो बस ट्राई कर रहा हूँ कि खुद से जितना पता हो तो बता दूंगा। वैसे मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी हाँ पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इतना तो पता होना चाहिए। बाकी एग्जांपल याद कर लेना आप, जैसे यहाँ पूछे जा रहे हैं तो फिर से पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे इसको, नहीं छोड़ना नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत अगर याद कर सको तो कर लेना। बाकी हिंदी में भी वही ऑप्शन नंबर 3 ही होगा आपका, कि राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता हुआ एक अनादर्श विलयन। भाई हिंदी वाले संभालो इसे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 68 जो आपका आता है उसमें न्यूमेरिकल देख लो भाई, 20 क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल लगा है, और ये भी सॉल्यूशन चैप्टर से है। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, एक कई तरीके से किया जा सकता, तरीके नहीं, सबसे ज़्यादा यहाँ जो मैटर करते हैं आपके यूनिट। भाई सबकी यूनिट सेम रखना यार, वरना ऑप्शन में आंसर अलग अलग आ सकते हैं। क्योंकि मैंने किया था जब यूनिट के बिना तो हमें आंसर मिला था ये, बट आंसर आपका है ये सेकंड वाला आंसर है। मैं बता देता हूँ, बाकी आपको सॉल्व कैसे करना मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा, बट बता दे रहा हूँ कि कैसे करना। सबसे पहले सभी की यूनिट सेम रखो, मतलब सभी को ऐसा यूनिट में ला कर रख दो, या तो तुम सबकी यूनिट ऐसे करना कि ऊपर नीचे यूनिट्स कैंसिल हो सके, ऐसा नहीं बिना यूनिट्स के मत लिखना। जैसे इसमें फॉर्मूला तो आपका ये लिखना कि पाई इक्वल टू आयोटा CRT, ये जो फॉर्मूला यूज होगा। कैसे, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, वैसे मुझे याद है क्योंकि मैंने 2-3 बार क्वेश्चन लगाया था
तीन चार तरीके से, अब तीन चार तरीके की यूनिट्स मैंने यूज़ की थी, तो सबका आंसर सेम ही आया था। तो आप लोग यूनिट्स का ध्यान देना, यूनिट्स अगर आप लोग यहाँ वहाँ करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना, ऑस्मोटिक प्रेशर सबको सबसे अच्छा है, सबको एसआई यूनिट में रखो। एसआई यूनिट में रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ CaCl2 मस्ट बी डिजॉल्व इन 3 लीटर ऑफ वाटर विद सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज दिस। तो इसमें क्या करना है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स वही मोलरिटी इक्वल टू क्या होता, N/V। भी हमें दिया है 3 लीटर, N हमको निकालना है, एंड बाकी सब कुछ दिया ही है। जैसे फॉर्मूला अगर आप लगाओगे ना तो पाई इक्वल टू CRT, क्या पाई इक्वल टू आयोटा CRT। देखो आयोटा की वैल्यू आपको पता है, C आपका यहाँ मोलरिटी है, R आपका यहाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो कि 8.314 इसकी वैल्यू होती है। अब SI यूनिट में देख लेना, यह है आपका टेम्परेचर जो कि केल्विन में रखोगे, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि अगर पास्कल में रखोगे, SI यूनिट प्रेशर की जो होती है वो पास्कल होती है। बाकी आप लोग सबको कोशिश करना है SI यूनिट में लेके रखोगे तो आंसर आसानी से मिल जाएगा। किसी को अगर जो यूनिट सेम नहीं रखेंगे उसको ये आंसर मिलेगा ऑप्शन 1, बट ये आपका आंसर है नहीं। आपका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। तो जब यूनिट्स आप सेम रखोगे तो ही ऑप्शन 2 आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ध्यान से सॉल्व करना, बस पाई इक्वल टू ICRT लिखोगे जब, तो सब कुछ आपको दिया गया है। AC को जब तुम लिखोगे N/V, तो B आपको पता है, N नहीं पता। अब यहाँ आपको पाई पता है, तो बस जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। टफ नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कर लोगे आई होप। एंड हिंदी में ये क्वेश्चन है, हिंदी का सेम वही तरीका है जो मैंने बताया है ऊपर। तो आपका आंसर ऑप्शन 2 है। तो आई होप आप लोग कर लोगे। वही सेम पाई इक्वल टू ICRT सबको सेम यूनिट्स में रखोगे, और C को N/V लिखोगे तो N आपको फाइंड करना है बस, और वो N आएगा जो मोल में आएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, वो रियल गैसेस सो नियरली आइडियल बिहेवियर एट व्हाट। तो जो आपकी गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर कब शो करती है, जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर कब शो करती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये तो क्वेश्चन शायद JEE में भी आ चुका है। तो ये लोग क्या करते हैं कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर एक कंडीशन है, याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर ये लोग आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बना वो क्या बना, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बना 4, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो आपका ये 4th ऑप्शन सही है। इसका कोई रीज़न नहीं है, मतलब कंडीशन है, आपको याद होनी चाहिए, सबको याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, याद कर लेना। बाकी ये हिंदी में वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती हैं, वही ऑप्शन नंबर 4, निम्न दाब और उच्च ताप पर। बाकी लास्ट क्वेश्चन है 70, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लाइक ज़रूर करना वीडियो को, काफ़ी मेहनत लगी है। और अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट ज़रूर करना कि भैया ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी, वरना मैं यार बिना ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा तो क्या ही फ़ायदा। कहीं ना कहीं आपकी भी तो हेल्प होगी इससे। बस मेरा वही मोटो है कि यार ऐसा ना हो जैसे हमारे साथ, हमें ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाई थी, बट मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों की काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकूं। बाकी फिर मेरा इंटरेस्ट तो है ही इन सब चीज़ों में, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग फिजिकल कांस्टेंट इन कॉलम 1 टू देयर करेक्ट यूनिट्स गिवन इन कॉलम 2। तो हमें क्या करना है कि जो कॉलम 1 है उनकी हमें यूनिट्स फाइंड करनी है और कॉलम 2 से मैच करनी है। तो अब एक कैसे क्या करना है, तो मैं ऐसे रफली बता देता हूँ कि देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट होता क्या है। तो रेट कांस्टेंट होता है आपका C/T, मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल टू K, जो आपका K कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट। मतलब यहाँ जो फॉर्मूला आपको लगेगा, रुको लिख कर ही बता देते हैं। ये जो आपका रेट इक्वल टू होता है ना K कंसंट्रेशन AB, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए होगा, ठीक है। तो आपका जो R होगा वो क्या होगा, तो R जो है वो है C/T, डेल्टा होता है वैसे इसमें डेल्टा C/T। तो इस तरीके से जब आप
के की यूनिट्स निकालोगे, जैसे मैंने निकाली थी तो मुझे याद है, तो आप के की जो यूनिट्स निकालोगे वो आएगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स मतलब ए का जाएगा जो है वो सेकंड। एंड अब मैं आपको सब निकाल कर ही बता देता हूँ यार। तो देखो आपको करना क्या है, यही सी, तो मैंने बताया ना कि R इक्वल टू जो आपका कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट R क्या यार, R इक्वल टू K, ठीक है। और ए और बी कंसर्न, ए और बी की दोनों यूनिट्स की सेम है तो हम इसको C स्क्वायर लिख सकते हैं। C स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन। अब हम R को अगर लिखना चाहें तो R को हम C अपॉन T लिखेंगे। T स्टैंड फॉर टाइम एंड C स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन ही आपकी मोलैरिटी है, जो यूनिट मोलैरिटी की होगी वही कंसंट्रेशन की होगी। तो जब R को आप C/T लिखोगे तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचा R1/, क्या बचेगा आपका 1/T इक्वल टू KC, यही बच्चा। हमें यूनिट चाहिए के की, तो के क्या बचेगा 1/CT। तो C की जो यूनिट होती है वो होती है मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो होगी लीटर क्यूब, और मोल की तो मोल ही है। तो उसी के हिसाब से जब आप यूनिट्स के की निकालोगे तो वो बनेगी आपकी ये सेकंड ऑप्शन, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। मोल इनवर्स लीटर क्या है, ये हो गया 1/C, सेकंड इनवर्स क्या है, ये है 1/T। तो आपका के यही आया था ना 1/CT। तो इस तरीके से आप यूनिट फाइंड करोगे। अब आपका आता के एफ आया सॉल्यूशन से, यहाँ इस तरीके से के एफ आता है जब डेल्टा टी एफ इक्वल टू हम लिखते हैं के एफ इंटू मोलैलिटी। यहाँ एम जो होगा आपकी मोलैलिटी होगी, और मोलैलिटी की यूनिट्स केजी में लिखते हैं, तो केजी का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, मतलब कॉलम 2 में जो 4 है वो आपका केजी में है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो के एफ की यूनिट होगी, मतलब कॉस ए का गया आपका क्या, ए का आया ए सेकंड, बी का आया केजी वाला 4, एंड वंडरवॉल कांस्टेंट वी जो है इसके फॉर्मूले में आप देखना तो वहाँ से निकाल सकते हो। बी की बनती है मीटर क्यूब मोल इनवर्स, मतलब बी का ए बनेगा, मतलब बी का नहीं, ये स्मॉल बी का है, मतलब सी का ए जाएगा 1, एंड डी का जो जाएगा अगर हम निकाल के देखें तो डी का जाता आपका यूनिट लेस, नो यूनिट, मतलब सी का थर्ड गया, सी का थर्ड। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ए, जिसमें ए का सेकंड है, बी का 4 है, सी का 1 है, डी का थर्ड है, डी का थर्ड है, हाँ मतलब जेड का थर्ड है, नो यूनिट्स। इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब सॉल्व कर लेना तुम लोग, यूनिट्स निकाल ही लोगे, बाकी यूनिट्स ही फाइंड करनी है और मैच करनी है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है 1 ऑप्शन। बाकी हिंदी वाले देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 70 को देख सकते हैं। कॉलम में दिए गए भौतिक नियतांकों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करना ना भूलें, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये यार। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तब करो जब मतलब आप लोगों को बहुत ही वीडियो अच्छी लगी, एंड कोई डाउट्स आता है तो कमेंट करो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। एंड ज़्यादा अगर आपको कोई पर्सनली डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। एंड बाकी जो दूसरा है कुछ भी, अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके ही चैनल को जाना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और बाकी दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो टारगेट रखते हैं आज की वीडियो का 50+ लाइक्स। मुझे पता है आप लोग करवा ही दोगे, 50+ लाइक्स करवा देना यार, बनता है इतना। तो बहुत मेहनत लगी है, अभी मेहनत जारी है, क्योंकि अभी आपका सेकंड पार्ट आने वाला है। तो सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो बेल आइकॉन ज़रूर दबा लेना, जिससे आपको वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड दैट्स ऑल। चलो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।